कई कैंडिडेट हैं एक सीट से, तो कंपटीशन चलेगा। उस कंपटीशन में जो बाजी मार ले, जो ज़्यादा संपन्न है, मजबूत है, उसके हाथ बाजी लगती है। तो बीना देवी मजबूत साबित हुई वहाँ, उन्होंने टिकट ले लिया। रविंदर सिंह पिछड़ गए। धन बल से कि जन बल से? दोनों बल चाहिए। दोनों बल चाहिए। हाँ, धन बल और जन बल दोनों चाहिए, मगर आजकल की जो राजनीति हो गई है उसमें धन बल पर ज़्यादा जोर है। खास करके जो इस तरह की छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहाँ धन बल ही ज़्यादा चलता है। दूसरे नेता तो सिर्फ मोहरे हैं, जिनको वो जब चाहें चिराग उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बिठा दें। उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो पार्टी जानी ही जाती है चिराग पासवान के नाम से। बीमा भारती बनाम संतोष कुशवाहा या पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा? नहीं, पप्पू यादव बनाम कुशवाहा होगा। लड़ाई बीमा भारती उसमें तीसरे नंबर पर रहेंगे। मतलब वोट कटवा की स्थिति में, वोट कटवा की स्थिति में रहेंगी। और वो पहले ही हार मान चुके हैं। वो पप्पू यादव से कह रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं, ये हैं, वो हैं, किसी तरह मैंने सीट चाह रही हैं कि वो छोड़ दें लड़ना यहाँ से। तो वो मगर संभव नहीं है। दुनिया में उनका एक समर्थन है, और उस समर्थन के बल पर ये कहा नहीं जा सकता पप्पू यादव जीत भी सकते हैं। सिंपैथी उनके पास हाँ, सिंपैथी है उनके पास, नौजवान उनके साथ है, और लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से लड़ें और चुनाव जीतें। इसलिए पप्पू यादव जो चुनौती दे रहे हैं वो सीधे लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं, और अगर उसमें वो जीत अगर वो हासिल करते हैं तो ये चुनौती सीधे लालू प्रसाद यादव को। जीत तो नहीं पाएंगे अजय निषाद, मगर ये है कि भाजपा का खेल वहाँ जरूर वो खराब कर सकते हैं। क्योंकि उनके साथ भी ठीक है, भाजपा छोड़ दी उन्होंने, मगर एक बड़ा जनसमूह तो उनसे जुड़ा ही हुआ है। 2 बार सांसद रहे हैं, तो बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे ऑब्लाइज हुए होंगे, वो उनके साथ रहेंगे। तो एक भाजपा के लिए वहाँ एक बड़ी चुनौती होगी। अजीत शर्मा भागलपुर में जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत है। और अजय मंडल की अपनी ज़मीन है, और अजय मंडल के जन समर्थन है। और अजीत शर्मा कांग्रेस माने खाली भागलपुर नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के टाइम से ही, जब से आपातकाल की घोषणा हुई, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद से कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देने वाली जो बात है वो हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उठने वाली है नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नजर सुर्खियों पर डाले तो देखिए बिहार में किस प्रकार से पल पल राजनीति आपको बदलते दिखाई दे रही होगी। कल जो बीजेपी के सांसद कहे जाते थे अब कांग्रेस के नेता बन गए हैं। मुजफ्फरपुर के सिटिंग सांसद अजय निषाद का बीजेपी ने पत्ता काटा तो अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया है और मुजफ्फरपुर से उन्हें टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार में राजनीति की तो आखिरकार कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। महागठबंधन में 9 सीटें मिली हैं, लेकिन भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। जो सिटिंग सांसद किशनगंज के हैं मोहम्मद जावेद, उन्हें ही दोबारा से टिकट दिया गया है। तो कटिहार में तारिक अनवर पर भरोसा जताया है और भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन राजनीति से हटकर अगर बात करें तो आज बिहार के मुंगेर जिले में भारत के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना एक सुदूर इलाके में पहुंचे थे, जहां पर एक T20 टूर्नामेंट का आयोजन था। देखिए, गांव वालों ने खेतों में फसल काटकर पिच बनाई थी और उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए खुद सुरेश रैना पहुंचे। उन्होंने वहां पर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अगर टूर्नामेंट की बात करें तो 14 जिलों की 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और विजेता टीम के लिए 2,51,000 रुपए नगद देने की बात है, जबकि रनर जो टीम होगी उसे 1,11,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन देखिए बिहार में खेल का हाल क्या है कि स्टार बल्लेबाज आता है लेकिन खेत में फसल काट कर वहां पर पिच और ग्राउंड बनानी पड़ती है। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव है 40 सीटों पर, तो चर्चाएं दूसरे राजनीतिक दलों की भी होगी और उसमें चिराग पासवान का नाम कैसे ना लिया जाए। हाल के समय में 5 सीटों
पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे। उसके बाद कहा जा रहा था कि बगावत तो होगी ही, और देखिए बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी के कई नेता नाराज हो गए हैं। वैशाली से चुनाव लड़ने के इच्छुक संगठन के मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह अब पार्टी छोड़ने पर आतुर हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक सतीश कुमार भी अब चिराग के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और दाईं तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे अजय निषाद को लेकर। 2 दफे से बीजेपी के सांसद थे मुजफ्फरपुर में, पार्टी ने टिकट काटा, लेकिन अब तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये स्वाभाविक है और हर चुनाव में ऐसा होता है कि जिनका टिकट कटता है वो फिर अपनी अलग राह तलाशते हैं, क्योंकि राजनीतिक कीड़ा चैन से बैठने नहीं देता है, बेचैनी रहती है। और चुनाव का समय है, राजनेताओं का समय यही होता है, तो वो अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। हालांकि ये एक तरह से पार्टी नेतृत्व की विफलता है कि वो उनको भरोसे में नहीं ले पाती है। जिनका टिकट कटता है उनको भरोसे में अगर लिया जाए तो वो विद्रोह नहीं करेंगे और उनको ये लगेगा कि फिर हमको मौका मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टी नेतृत्व की विफलता या कमजोरी को इंगित करती हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या होगा वहाँ मुजफ्फरपुर में, तो जीत तो नहीं पाएंगे अजय निषाद, मगर ये है कि भाजपा का खेल वहाँ जरूर वो खराब कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके साथ भी ठीक है, भाजपा छोड़ दी उन्होंने, मगर एक बड़ा जनसमूह तो उनसे जुड़ा ही हुआ है। 2 बार सांसद रहे हैं, तो बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे ऑब्लाइज हुए होंगे, वो उनके साथ रहेंगे। तो एक भाजपा के लिए वहाँ एक बड़ी चुनौती हो गई है। मुजफ्फरपुर में कहा जाता है कि उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद भी वहां से कई दफा सांसद रहे, लेकिन इनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। मुकेश सहनी से लड़ाई करके इन्होंने निषाद वोट बैंक भी खो दिया था। क्या यही बड़ा वजह रहा बीजेपी ने इन्हें साइडलाइन कर दिया? देखिए, टिकट कटता है खास करके भाजपा जैसी पार्टी में, तो उसकी ठोस वजह होती है। भाजपा कई स्तरों पर सर्वे कराती है फील्ड में, फिर उसके बाद आरएसएस का भी एक अपना ओपिनियन होता है, तो इन सब को मिला जुला के फैसला होता है। तो जो वहाँ से ओपिनियन आया होगा वो उनके पक्ष में नहीं रहा होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनकम्बेंसी रहा है, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, ये शिकायत उनकी आम रही है। वहाँ क्षेत्र में कम दौरा करते थे वो, तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ गए। मुकेश सहनी से लड़ भिड़ गए थे उपचुनाव में। हाँ, तो वो भी एक वजह रही होगी। और मुकेश सहनी तो भाजपा के लिए भी खतरा बन गए थे एक समय में, तो इसीलिए मुकेश सहनी को राजनीति से आउट करने के लिए ही उनके एक समय में परम सहयोगी रहे, राइट हैंड माने जाने वाले राजभूषण को पार्टी ने अपने साथ जोड़ के वहाँ से खड़ा कर दिया। तो एक निषाद का टिकट काटा, दूसरे निषाद को वहाँ खड़ा कर दिया, उनकी जगह पे ला दिया। तो इससे मुकेश सहनी को भी झटका दिया बीजेपी ने, और जिन पर जनता के साथ तालमेल नहीं बैठा पाने का आरोप था अजय निषाद पर, उनको भी रास्ता दिखा दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर की सीट जो है वो भाजपा की सीट है। अजय निषाद के पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे, अजय निषाद रहे, उसके पहले मैंने एनडीए के समर्थन से जॉर्ज फर्नांडिस रहे। तो वो सीट जो है, और अभी तो मैंने कहा तो ये जाता है कि वहाँ भाजपा अगर ढेला को भी खड़ा कर दे तो वो चुनाव जीत परिसीमन के बाद। हाँ, परिसीमन के बाद से। तो अब जो है अजय निषाद रहें या चाहे नहीं रहें, वहाँ की जनता भाजपा को वोट देती है, और भाजपा ने एक निषाद को ही मैंने टिकट दिया है। मल्लाहों को अगर टिकट नहीं मिलता, अगर निषाद को नहीं मिलता, तो भाजपा को मुश्किल हो सकती थी। लेकिन किसी मल्लाह को ही सीट मिल गया है, और पूरा इलाका माने पूरा उत्तर बिहार, आप खाली एक सीट को मत देखिए, मुजफ्फरपुर के साथ उधर के सभी सीटों पर इसका असर पड़ता है। तो मल्लाहों का वोट जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा। ये मुकेश सहनी ने जिनको नेता बनाया, चाहे उनके वो थिंक टैंक कहे जाते हैं, जो जिनको अभी राजभूषण चौधरी, तो राजभूषण चौधरी ने योजनाएं बनाई, मुकेश सहनी को बताया कहाँ कहाँ आपको ये करना चाहिए। तो वो एक प्रबल दावेदार हैं और उनकी भी अपनी एक ज़मीन है। तो हमको नहीं लगता है कि अजय निषाद के कांग्रेस में जाने से या वो कोई भीतर घात कोई बहुत बड़ा कर पाएंगे, ऐसा नहीं। कांग्रेस तो अभी उनको उम्मीदवार नहीं बनाई है, लेकिन उम्मीद है कि बना देगी। तो आमने सामने की लड़ाई होगी बीजेपी से।
हाँ, ये हो सकता है। मैंने कांग्रेस कांग्रेस की भी जमीन मुजफ्फरपुर में एक ज़माने में रही थी, रघुनाथ पांडे के टाइम में वहाँ कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस मुजफ्फरपुर से ख़त्म हो गई। अखिलेश सिंह भी लड़कर हार हाँ, चुके हैं। अखिलेश सिंह भी हार चुके हैं। तो कांग्रेस ख़त्म हो गई है और कांग्रेस माने शहरी इलाके में कुछ वोट भले काट सके, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर सकते। इस पर एक और सवाल है कि वहाँ से विधायक हैं विजेंद्र चौधरी, वैश्य समाज से आते हैं, और ये उम्मीद थी कि उन्हीं को टिकट देकर बीजेपी का जो वैश्य वोट है उसमें सेंधमारी की कोशिश होगी, उसका असर मोतिहारी चंपारण साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अजय निषाद को लाने का क्या मतलब है? क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ पर कुछ बड़ा खेल कर पाएगी? नहीं, अजय निषाद को इसलिए लाया गया है कि एक तो कि उनका भाजपा का बैकग्राउंड है, तो वो पार्टी को लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि उसका एक लाभ मिल सकता है। दूसरे के निषाद बहुल वो क्षेत्र है, तो निषादों में जातीय आधार पर बंटवारा करके पार्टी को लगता है कि हम जीत सकते हैं, वहाँ सीट आ सकती है, तो इसलिए वो निषाद को बना सकती है। मगर जैसा कि आप बतला रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी का, तो विजेंद्र चौधरी भी बहुत पुराने नेता हैं और वहाँ से पहले से दावेदार रहे हैं। मगर टिकट कांग्रेस जैसी पार्टी में टिकट वितरण का कोई वही एक पैमाना नहीं होता है कि किसका कितना जनाधार है। वो बहुत से अंडर टेबल डीलिंग भी बहुत होती है, तो उसमें अब जिसकी लॉटरी लग जाए, जो भारी पड़ जाए, वो उसको टिकट मिल जाएगा। और दो लोग हैं जो बीजेपी में जिनका पत्ता कटा है, 3 लोग और हैं, अश्विनी चौबे जी हैं, रमा देवी जी हैं, छेदी पासवान जी हैं। इन लोगों के बारे में भी अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। छोड़ सकता है ये लोग भी पार्टी? नहीं, अश्विनी चौबे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अश्विनी चौबे तो संघ के स्वयंसेवक हैं और लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो नाराज़गी जरूर हो सकती है, स्वाभाविक है नाराज़गी, मगर पार्टी छोड़ के पार्टी के खिलाफ जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। रमा देवी भी अब तक चुप हैं, तो इसका मतलब कि उनसे बात हो गई होगी कुछ, इसलिए वो चुप हैं। और दूसरे की क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है, वो उम्र भी उनकी हो गई है, तो इन सब वजहों से पार्टी से बातचीत हुई होगी, तो उनको कुछ आश्वासन मिला होगा। छेदी पासवान जरूर बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में देखे गए और घूम रहे थे कांग्रेस कार्यालय के आसपास वो भी, तो हो सकता है कि उनकी भी बातचीत चल रही हो। और सासाराम सीट से अभी उम्मीदवार भी नहीं दिया है कांग्रेस ने, उसके पास मीरा कुमार ने इनकार ही कर दिया है, उनके बेटे भी वहाँ से लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। देखिए, ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन इसी में एक और चर्चा करेंगे हम अजीत शर्मा की, जो कि विधायक हैं अभी भागलपुर से। उनको तो टिकट मिल गया है। अब कहा जाता था कि दंगा के बाद अब कांग्रेस का पत्ता भागलपुर में साफ हो गया, लग रहा है कि अब वापस लौट कर आएगा। देखिए, अजीत शर्मा के पहले उनकी बेटी की चर्चा थी कि मैंने नेहा शर्मा को कांग्रेस वहाँ से उतार सकती है। नेहा शर्मा अगर उतरती तो शायद उनके पक्ष में एक जनता की गोलबंदी होती। अजीत शर्मा को लोगों ने देखा है, उनको माने वो विधायक भी रहे हैं, तो अजीत शर्मा भागलपुर में जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत है। और अजय मंडल की अपनी ज़मीन है और अजय मंडल के जन समर्थन है। और अजीत शर्मा कांग्रेस माने खाली भागलपुर नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के टाइम से ही, जब से आपातकाल की घोषणा हुई, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद से कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देने वाली जो बात है वो हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उठने वाली है नहीं। तो भागलपुर में अजीत शर्मा के आने से माने भूमिहारों का एक, देखिए कांग्रेस ने चुन चुन कर भूमिहारों को वो देना शुरू किया है। अब ये भी चर्चा है कि महाराजगंज में कन्हैया कुमार को, कई भूमिहार हैं, अखिलेश के बेटे हैं, तो चुन चुन कर भूमिहारों को कि मैंने अगड़ी जाति का जो इस समय भूमिहार जो नाराज कहा जा रहा है कि वो एनडीए से नाराज है, उसको टारगेट करके उसको टिकट दिया जाए। और इसी संदर्भ में उनको अजीत शर्मा को टिकट मिला है। देखिए, अब बातचीत इधर से हटकर चिराग पासवान की तरफ करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए के अंदर 5 सीटें मिली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। चिराग पासवान ने सफाई जरूर दी है, लेकिन देखिए अब उनके पार्टी में जो संगठन के मंत्री हैं
इंजीनियर रविंदर सिंह, जो कि 2020 में लोजपा के टिकट पर महनार से चुनाव भी लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। 31,000 से अधिक वोट उनको मिला था। अब वो बगावत के बिगुल बजा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उन्होंने। हो सकता है कि पार्टी छोड़ने का और चिराग पर गंभीर आरोप भी लगाएं। पार्टी छोड़ेंगे तो आरोप लगाएंगे ही, इसमें कुछ भी नया नहीं। जो भी छोड़ के जाता है वो गाली दे के ही जाता है। तो बहुत कम लोग हैं जो पार्टी का आभार व्यक्त करके जाते हैं, वैसे बिरले लोग होते हैं। मगर इसका कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा हमको नहीं लगता, क्योंकि वो पार्टी ही है चिराग पासवान की। दूसरे नेता तो सिर्फ मोहरे हैं जिनको वो जब चाहें चिराग उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बिठा दें। उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो पार्टी जानी ही जाती है चिराग पासवान के नाम से कि चिराग पासवान की पार्टी है। लेकिन कहाँ 20 के बाद पार्टी में जो टूट हुई, कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, तो उम्मीद भी लगाए थे कि जो धोखा दिए उनको छोड़कर हमको टिकट मिलेगा। अब रविंदर जी तैयारी में थे कि वैशाली से लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन फिर वीणा देवी को टिकट दे दिया। नाराजगी तो बनती है कार्यकर्ताओं की। तो अब compete नहीं करेंगे तो नाराज होना पड़ेगा उनको। उसमें कंपटीशन चलता है ना, कई कैंडिडेट हैं एक सीट से, तो कंपटीशन चलेगा। उस कंपटीशन में जो बाजी मार ले, जो ज़्यादा संपन्न है, मजबूत है, उसके हाथ बाजी लगती है। तो बीना देवी मजबूत साबित हुई वहाँ, उन्होंने टिकट ले लिया। रविंदर सिंह पिछड़ गए। धन बल से कि जन बल से? दोनों बल चाहिए। दोनों बल चाहिए। हाँ, धन बल और जन बल दोनों चाहिए, मगर आजकल की जो राजनीति हो गई है उसमें धन बल पर ज़्यादा जोर है। खास करके जो इस तरह की छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहाँ धन बल ही ज़्यादा चलता है। जनबल तो चूंकि गठबंधन में किसी न किसी गठबंधन में शामिल हैं, तो लगता है कि गठबंधन के सहारे निकल जाएंगे। मगर चिराग पासवान का एक अपना भी असर है, अपनी फॉलोइंग है उनकी, तो वो एक ताकत प्लस होती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है सतीश कुमार, पूर्व विधायक, वो भी अब बगावत के बिगुल बजा रहे हैं चिराग के खिलाफ। सतीश कुमार तो स्वभावतः बागी हैं, और हर चुनाव में बागी मेरा नाम है, मगर बगावत वो करते रहते हैं। पिछले मतलब 5-7 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि हर चुनाव में वो पार्टी बदलते हैं और फिर उसके बाद गुमनाम हो जाते हैं। फिर चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, और फिर वहाँ से नहीं टिकट मिला तो वहाँ, वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ, इस तरह से चलते रहता है उनका। मगर अब देखिए, किस्मत साथ नहीं देती है, नहीं तो वो CPI से विधायक थे, इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट भी जीते। और उसके बाद जिस समय लालू प्रसाद की सत्ता थी यहाँ बिहार में, तब उन्होंने गांधी मैदान में, शायद वो 94-95 का साल रहा होगा, लालू के इस्तीफा देने के पहले, रैली की थी, कुर्मी महाचेतना रैली नाम था उसका। तो उस कुर्मी चेतना महारैली में इतनी भीड़ उन्होंने जुटाई अकेले, और उस समय नीतीश हाशिए पर थे, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जाने में भी संकोच कर रहे थे रैली में। अंत समय में उनको ठेल ठाल के किसी तरह लोगों ने पहुंचाया वहाँ गांधी मैदान में, और तब वहाँ से नीतीश कुमार नेता बन के उभर गए और लालू के बाद सत्ता में आ गए। और बेचारे सतीश कुमार, जिन्होंने सारा आयोजन किया, सारा तामझाम जुटाया, वो बेचारे फिर उपेक्षित रह गए। फिर उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, समता पार्टी से दूसरे पार्टी में गए। तो अब किस्मत उनके साथ नहीं देता है, ये बड़ी बात है। वैसे जुझारू हैं, मेहनती हैं, मिलनसार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ हैं, जीतने की क्षमता भी रखते हैं। कम्युनिस्ट स्कूल से निकले हैं, तो वो सब क्वालिटी उनमें है, मगर अब किस्मत ही नहीं साथ देती बेचारे की, तो क्या करेंगे। किस्मत ही साथ नहीं देती है। अब देखिए, वैशाली में वीणा देवी, समस्तीपुर में संभवी आई, पार्टी में बगावत शुरू हुई है। नुकसान होगा कि नहीं? बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए, एक तो बात आप जान जाइए, चिराग पासवान फिल्म स्टार की तरह माने नौजवान लड़के लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। और उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन संगठन में काम जो करने वाले लोग हैं, चाचा पशुपति पारस के साथ जिनको संगठन पर पकड़ थी, आखिर उस भीड़ को बूथ तक ले जाना है और उसको वोट में बदलना है। कौन करेगा ये काम? चिराग पासवान के साथ जो भीड़ है वो बूथ लेवल पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। सतीश जी हैं, चाहे और भी जो इंजीनियर रविंद्र हैं, ये लोग संगठन में मजबूत पकड़ रखते थे और संगठन
कर्ता की तरह ये लोग काम करते थे। इनके साथ ऐसे कार्यकर्ता थे जो एक भीड़ को जो एक उसको ले जाना है बूथ पर जाके पोल करा देना, सबसे बड़ी बात यही होती है। हाँ, तो कि पारस जी समर्थन दे रहे हैं। हाँ, पारस जी बेमन से समर्थन दे रहे हैं जो भी हो, लेकिन वो चिराग पासवान ने अभी तक वो संगठन खड़ा किया कि नहीं किया ये देखना होगा, क्योंकि उनके सारे कद्दावर नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। उनकी भी अग्नि परीक्षा है तो इस बार। उनकी भी बिल्कुल अग्नि अग्नि परीक्षा है। परीक्षा है इस बार की, क्या करेंगे क्या नहीं हाँ करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहली अग्नि परीक्षा में तो वो सफल हो गए सफल हो गए। कि 4 सांसदों वाली पार्टी जो थी पारस जी की, वो दरकिनार हो गई और एक अकेले सांसद चिराग पासवान, उनको 5 सीटें मिल गई। तो ये अनायास नहीं हुआ। भाजपा ने पूरी फीडबैक ली, उसके लिए सर्वे किया, ओपिनियन लिया, कई स्रोतों से जानकारी ली और उस आधार पर यह फैसला हुआ कि पशुपति पारस के बजाय चिराग पासवान पर दाव लगाना है। और आप देख लीजिए कि बिहार में जो चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम, वो उन्हीं के क्षेत्र से कर रहे हैं, जमुई से कर रहे हैं, जहाँ से उनके बहनोई लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान ने एक फिल्म भी की थी, उसमें कंगना रनौत इनकी हीरोइन बनी थी। तो हो सकता है कि अपने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में कंगना रनौत को भी उतार दें चुनाव प्रचार के लिए। आजकल तो वो भी चुनावी मैदान वो में भी आ गई चुनावी मैदान में है, तो एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की मदद करने भी आ मदद सकता करने भी है, आ सकता है। तो फिजा बदल सकती है। और बदल सकती है। लेकिन देखिए बिहार में तो अभी इन दिनों पप्पू यादव का हल्ला चल रहा है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम 4 तारीख को नामांकन करेंगे, बीमा भारती कह रही हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, राजद से तो सिंबल मिल गया है, 3 तारीख को हम नामांकन करेंगे। अब पप्पू यादव निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में हमें फंसा कर मारने की साजिश रची गई है। हाँ, देखिए पप्पू यादव कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमने कहा कि वो न घर के रहे न घाट के रहे। पप्पू यादव के अब इसके सामने कि माने अब जाके रण क्षेत्र में कूद जाएं, चाहे वो जान गंवानी पड़े चाहे कुछ भी वो उनको करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि पूर्णिया वाले हमें बचा लें। हाँ, पूर्णिया वाले उनको बचा लेंगे। माने पप्पू यादव यूथ में वो भी पॉपुलर नेता हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के आगे कोई पॉपुलर नेता आगे बढ़े। तो लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम इसमें लगेगी कि पप्पू यादव को वहाँ से उनको शिकस्त दिया जाए। बीमा भारती के सामने मुश्किल ये है कि वो पप्पू यादव से डरती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से डरती हैं। और बीमा भारती के अवधेश मंडल जो उनके पति हैं वो बाहुबली हैं, वो कुछ समर्थन जुटा पाएँ, लेकिन हाँ हिरासत में है, लेकिन पप्पू यादव के सामने वो भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो पप्पू यादव की सीधी टक्कर लालू यादव के उससे है। माना जाए कि हाँ, माना जाए पप्पू यादव की लड़ाई बीमा भारती से नहीं है, लालू यादव से है। बिल्कुल लालू यादव से ही है। आप देख लीजिए कि यादव में कौन नेता है जिसको पूरे प्रदेश में जाना जाता है। बीजेपी ने लालू से यादवों का लगाव तोड़ने के लिए कई सारे प्रयोग किए, उसमें सफलता नहीं मिली। कई प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए अपने यादव जाति से, मगर वो सफलता उसको नहीं मिल पाई। तो पप्पू यादव जो हैं वो लालू यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं, और यही वजह है कि लालू यादव उनका राजनीतिक अंत करने पर आमादा हैं। मगर इसमें जो है सो असली उनके साथ छल जिसने किया वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने जरूर आश्वासन देकर के ही उनकी पार्टी का विलय कराया होगा, और विलय हो जाने के बाद वहाँ तैयारी पूरी उनकी मुकम्मल थी, ये पार्टी भी कांग्रेस के नेता भी जान रहे थे, और उसके बावजूद वहाँ वो सीट छोड़ देना, इसका मतलब कि कांग्रेस की मिली भगत से, लालू यादव और कांग्रेस की मिली भगत से पप्पू यादव का राजनीतिक अंत किया जा रहा है। तो ये एक सहानुभूति हो सकती है वहाँ। और पप्पू यादव बगैर सांसद रहे भी बहुत कुछ अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से काम करा लेते हैं। हमको याद है कि जब वो पूर्णिया में विधायक थे या शायद नहीं थे, कुछ नहीं थे, नेता थे सिर्फ, तब भी बिजली, वो जब शहर में रहते थे तो बिजली 24 घंटे रहती थी पूर्णिया में, और जब चले जाते थे तो बिजली गायब हो जाती थी। तो उस दौर में बड़ा संकट था, ये उनका असर था। तो वो सांसद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा, और उस पूरे जो सीमांचल क्षेत्र जिसको कहा जाता है उसके साथ ये दुर्भाग्य रहा कि कोई वहाँ मजबूत नेता नहीं हुआ, इसीलिए वो क्षेत्र उपेक्षित है। आज भी बाढ़ में आधा सीमांचल डूब जाता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कोसी तटबंध जो टूटा था उस समय आधा ये जो है सो पूरा वो अंचल डूब गया था, बर्बाद हो गया।
सरकार ने घोषणा की थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे कि नया कोसी का निर्माण होगा, मगर आज भी खेतों में बालू भरा पड़ा है। वहाँ खेती आधी समाप्त हो गई है। सबसे ज़्यादा पलायन उसी क्षेत्र से हो रहा है आज भी, और खाने के लाले लोगों को पड़ते हैं। सिटिंग सांसद तो ये मजबूत राजनेता के रूप में वहाँ अगर उभरते हैं, सांसद बनते हैं, तो उस क्षेत्र का फायदा होगा, लाभ है। सिटिंग सांसद हैं संतोष कुशवाहा, राजद से बीमा भारती, अब बागी बनकर आएंगे पप्पू यादव, तो लड़ाई किस में माना जाए कि बीमा भारती बनाम संतोष कुशवाहा या पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा? नहीं, पप्पू यादव बनाम कुशवाहा होगा। लड़ाई बीमा भारती उसमें तीसरे नंबर पर रहेंगे। मतलब वोट कटवा की स्थिति में, वोट कटवा की स्थिति में रहेंगी, और वो पहले ही हार मान चुके हैं। वो पप्पू यादव से कह रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं, ये हैं, वो हैं, किसी तरह मैंने सीट चाह रही हैं कि वो छोड़ दें लड़ना यहाँ से। तो वो मगर संभव नहीं है। और पप्पू यादव वहाँ पहले से रहे हैं, उनका प्रभाव है, बहुत समर्थन है वहाँ। हालांकि ठीक है, एक वर्ग उनसे आतंकित भी रहता है वहाँ, ये भी डिमेरिट है उनके साथ, मगर फिर भी उनका समर्थन तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो चुनाव में कुछ भी हो सकता है, हमारा रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। रवि रंजन जी, आखिरी कमेंट पप्पू यादव और बीमा भारती पे। देखिए, बीमा भारती से पप्पू यादव की लड़ाई नहीं है। असल में पूर्णिया में लड़ाई जिसको भी है वो पप्पू यादव से ही है, चाहे वो संतोष कुशवाहा हो चाहे बीमा भारती। लड़ाई सीधी पप्पू यादव से है, और पप्पू यादव पूर्णिया में उनका एक समर्थन है, और उस समर्थन के बल पर ये कहा नहीं जा सकता पप्पू यादव जीत भी सकते हैं। सिंपैथी उनके पास, हाँ, सिंपैथी है उनके पास, नौजवान उनके साथ है, और लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से लड़ें और चुनाव जीतें। इसलिए पप्पू यादव जो चुनौती दे रहे हैं वो सीधे लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं, और अगर उसमें वो जीत अगर वो हासिल करते हैं तो ये चुनौती सीधे लालू प्रसाद यादव को। चलिए, इन सब तमाम मुद्दों पर तो बात हो गई, लेकिन जाते जाते एक और खबर आपको दे दे कि देखिए, बीजेपी ने बिहार में अपने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें एक सीट है पटना साहिब, जहां से रविशंकर प्रसाद को दोबारा से रिपीट किया है। लेकिन आज जो यहाँ के बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा, वो पटना पहुंचे थे, और उनसे जब सवाल किया गया कि आपको टिकट मिलना था, आपको टिकट नहीं मिला, अब तो रविशंकर प्रसाद को मिल गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी में एक अनुशासन होता है, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो उसका सम्मान करते हैं। शीर्ष नेतृत्व के आदेश सर्वमान्य हैं, और रविशंकर प्रसाद की उन्होंने तारीफ भी की, कहा कि लंबे समय से राजनीति में हैं, इसके अलावा जो अनुभव उनके पास हैं वो हमेशा से बीजेपी के लिए फायदेमंद है, और ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि वो रविशंकर प्रसाद का समर्थन करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य को छपरा में लालू प्रसाद यादव ने प्रोजेक्ट किया है, उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनको हैं। जिस प्रकार से पिता की जान के लिए उन्होंने अपनी किडनी दान में दी है, तो ऐसे में उनके लिए हमेशा उनके मन में एक अलग भाव होता है, और उन्होंने रोहिणी आचार्य को शुभकामना जरूर दी। लेकिन ये भी कहा कि देखिए, छपरा में रूडी जी पुराने नेता हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, और चुनाव कैसे जीता जाता है वो उनको अच्छे से मालूम है। तो तमाम चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।